नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक अब असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वह गुजरात के सूरत में थे, जिसके बाद उन्हें असम के गुवाहाटी ले जाया गया है। पुलिस सुरक्षा में उनको असम के गुवाहाटी ले जाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर पुलिस सुरक्षा के साथ उनको अंदर जाते देखा गया था। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह केशराई माफ कीजिएगा भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित हो गए। जहां राजभवन के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को जांच करने के बाद राज्यपाल कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें दक्षिण मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं सत्तारूढ़ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दावा किया कि उनके साथ 40 बागी विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि यहाँ 40 विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। इससे अतिरिक्त 10 विधायक जल्द ही मेरे साथ और जुड़ जाएंगे। ऐसे में मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे की तरफ से स्थापित शिवसेना को जारी रखने की इच्छा करते हैं। तो वहीं अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। ये संकेत शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिए। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालात विधानसभा भंग होने की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें को और बढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं। इससे पहले वे मंगलवार को सूरत पहुंचे थे। शिंदे का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे के साथ शिवसेना के 33 और अन्य 7 विधायक मौजूद हैं। शिवसेना के कुछ और विधायक भी शिंदे के खेमे में जा सकते हैं। इससे शिवसेना के विधायकों के बागी होने के बाद से महाविकास आघाड़ी सरकार में हलचल मच गई है। मुंबई में बैठकों का दौर जारी है। उधर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक की है। तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार YB चौहान सेंटर पहुंचे, जहां महाविकास आघाड़ी सरकार की बैठक चल रही है। संजय राउत बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता जाएगी। इसके बाद संजय राउत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ सत्ता हाथ से जाएगी। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारी आपस में बात चल रही है। सुबह मैंने एकनाथ शिंदे से 1 घंटा बातचीत की है। जो बात हुई है मैंने पार्टी चीफ को बताया है। उसके साथ जो विधायक है उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में हैं और शिवसेना में ही रहेंगे। आपको बता दें कि इस बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं में से बाहर हैं वह शिवसेना के हैं और शिवसेना में ही रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सालों साल हम एक दूसरे के साथ काम करते आ रहे हैं। उनके लिए पार्टी छोड़ना आसान नहीं होगा और हमारे लिए भी उन्हें छोड़ना आसान नहीं होगा। इस बीच संजय राउत ने एक तरफ जाहिर कर दिया है कि वह एकनाथ शिंदे को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसेना पार्टी में हैं और शिवसेना के बड़े नेता हैं। जिसके बाद उन्होंने यह भी संकेत दिए कि उनके साथ जितने भी 40 बागी विधायक हैं वह सभी भी शिवसेना के ही हैं। उधर सरकार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, तो इसके हालात किस तरीके से होंगे? अगर उद्धव सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती है तो राज्यपाल पर निर्भर करेगा कि वह इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर राज्यपाल सरकार की सिफारिश स्वीकार करते हैं तो विधानसभा भंग हो जाएगी और फिर से राज्य में चुनाव किए जाएंगे। और अगर राज्यपाल को यह संदेह होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह सरकार से बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अगर सत्ता पक्ष फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होते तो बहुमत का दावा पेश करने वाले नेता को सरकार बनाने का न्योता भी भेजा जा सकता है। इस बीच एक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग होती है तो राज्य में फिर से चुनाव होंगे। लेकिन अगर राज्यपाल को यह संदेह होता है कि सरकार के पास अभी मौजूदा हालात में बहुमत नहीं है तो वह बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। और अगर सत्ता पक्ष फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होती तो बहुमत का दावा पेश करने वाले नेता को सरकार बनाने का न्योता भेजा जा सकता है। इस बीच लेकिन खबर सामने आई कि राज्यपाल कोरोना संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है।
में बात अब राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की ओर से ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उधर विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री और पुराने भाजपाई नेता यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है। ऐसे में एक बार फिर से यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी एकता भाजपा के सामने कितनी मजबूत दिखाई देती है। हालांकि हालिया आंकड़ों को देखें तो द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। चुनावी गणित के लिहाज से वह रेस से बाहर होते भी दिख रहे हैं। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसकी असली तस्वीर तो जुलाई में चुनाव के वक्त ही खुलकर सामने आएगी। यह हम आपको बता दें कि हालिया आंकड़े और चुनावी समीकरण और सियासी उठपटक के बीच फिलहाल किस और इशारा कर रही है, ये आंकड़ों से साफ नजर आ रहा है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के पास अभी कुल 5,26,420 मत मौजूद हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मुर्मू को 5,39,420 मतों की जरूरत है। और अगर चुनावी समीकरणों को देखें तो ओडिशा में आने के कारण सीधे तौर पर मुर्मू को बीजू जनता दल बीजेडी का समर्थन मिल रहा है, यानी बीजेडी के 31,000 मत भी उनके पक्ष में पड़ते दिखाई देंगे। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा अगर वाईएसआर कांग्रेस भी उनके साथ आती है तो उनके खेमे में 43,000 मत होंगे और उनके साथ ये सभी मत जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना अब मुश्किल होता जा रहा है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा दबाव में आई तो मुर्मू को करीब 20,000 वोट और ज़्यादा मिल जाएंगे। इसके बाद यशवंत सिन्हा का पलड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा का पलड़ा काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। एकमात्र विपक्ष के उम्मीदवार होने के बाद भी उनके पास फिलहाल 3,70,709 वोट हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के सामने विपक्षी एकता कितने समय तक कायम रह पाती है। एनडीए के पास कुल मत की अगर बात की जाए, कुल वोटों की संख्या बात की जाए तो एनडीए के पास 5,26,420 वोट हैं। जीतने के लिए कितने वोटों की ज़रूरत है? जीतने के लिए 5,39,420 वोटों की ज़रूरत है। तो वहीं बीजेडी के पास 31,000 वोट हैं और वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,000 के वोट का समर्थन मिलने पर सत्तारूढ़ के स्थिति एनडीए की स्थिति के पास 6,04,20 वोट होंगे। आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना मुश्किल है। जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में आई तो मुर्मू को करीब 20,000 वोट और मिल जाएंगे। और अभी जेएमएम को भी छोड़ दें तो एनडीए के पास 6 लाख से ज़्यादा मत हैं। तो वहीं विपक्ष सिन्हा बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं। विपक्ष के पास करीब 3,70,709 ही वोट हैं। वहीं यूपीए 2,59,000 पर मौजूद है। अगर टीएमसी की बात की जाए तो उनके पास 58,000 वोट हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी के पास 28,688 वोट हैं। तो वहीं वाम दल के पास 25,000 वोट हैं। इसके बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की ओर से आदिवासी महिला उम्मीदवार उतारे जाने के बाद विपक्ष में एकता कितनी कायम रह पाती है और कितनी नहीं। सिन्हा 27 को, मुर्मू 25 को कर सकते हैं नामांकन, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 25 जून को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 29 जून है। तो प्रयागराज और यूपी के कई जिलों में हुई हिंसा के बाद
योगी सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई का बीजेपी के निलंबित प्रवक्ताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद भड़के दंगों से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार ने कहा है कि अवैध निर्माण को गिराने के लिए कार्रवाई नगर निकाय के नियमों के अनुसार की जा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने अदालत से मांग की है कि जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी को पेनल्टी के साथ खारिज कर दिया जाए। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने जमीयत की अर्जी को लेकर कहा कि उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये याचिका डाली है। सरकार ने कहा है कि उनकी ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं, इसलिए उनकी अर्जी खारिज हो जानी चाहिए। सरकार ने साफ कहा है कि यूपी में जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है वह अवैध थीं। इसके अलावा नगर निगम के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है। दंगों में शामिल होने के चलते ही लोगों पर एक्शन नहीं किया गया है। दंगा करने वाले लोगों पर अलग कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में दंगा करने वालों को सजा देने के लिए यह कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार ने कहा है कि हमने नगर निकाय के नियमों का पालन करते हुए अवैध निर्माणों को ढहाया है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित मौका भी दिया गया था। अदालत की ओर से 16 जून को दिए गए नोटिस के जवाब में यूपी सरकार ने कानपुर और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन को सही ठहराया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़क गई थी, जबकि 10 जून को प्रयागराज में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई थी। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि अवैध निर्माण को गिराने की इस कार्रवाई का दंगों से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत गिराया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अर्बन प्लांटिंग और डेवलपमेंट एक्ट 1972 के नियमों का पालन किया गया है। बता दें कि बीते हफ्ते जमीयत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से बुलडोजर वाले एक्शन पर जवाब मांगा था। इसके साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग से इनकार करते हुए कहा था कि हम अवैध निर्माण पर कार्रवाई को नहीं रोक सकते, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन होना जरूरी है। दरअसल प्रयागराज और कानपुर जैसे कई स्थानों पर यूपी सरकार ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद विवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब अपने एफिडेविट में यूपी सरकार ने दंगों में शामिल होने के चलते लोगों के निर्माण गिराने से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की खैर नहीं है। लगातार सुरक्षा बलों के जवानों के जवान कार्रवाई कर रहे हैं और आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। इसी के साथ बड़गांव में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का धरपकड़ जारी है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले में सुरक्षा बलों के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है और लश्कर के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को ही दी। दरअसल गिरफ्तार आतंकी साथियों की पहचान आसिक हुसैन और ताहिर बिन अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बड़गांव पुलिस ने 53 राष्ट्रीय राइफल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 181 बटालियनों के साथ लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार करके प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद के साथ लश्कर ए तैयबा की आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। इस मामले में एक चीनी पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 22 पिस्टल, 1 एके मैगजीन और 23 एके राउंड के साथ आतंकी अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक भी सुरक्षा बलों ने बरामद की है।
बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे कोरोना के केसों की। दरअसल कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब पूरे देश में एक्टिव केसों की संख्या 81,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,249 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सक्रिय मरीजों की संख्या 81,000 के पार जा चुकी है। वहीं संक्रमण दर में भी इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 3.94% पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 12,249 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को 9,923 मामले सामने आए थे। यह संख्या कल के मुकाबले 2,326 कोरोना मरीजों की ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना के कारण मौत दर्ज की गई है। वहीं 9,862 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब 81,687 कोरोना सक्रिय मरीज बचे हैं। कल की तुलना में सक्रिय मरीजों में 2,374 मरीजों का इजाफा हुआ है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में 1,383 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,383 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। नए मामलों के साथ संक्रमण दर में भी कमी हुई है। बीते एक दिन में संक्रमण दर 10.09% से नीचे लुढ़क कर 7.22% पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में 1,162 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।